अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग CS625 का वीक 6 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछला सारा वीक समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी आज अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीक 6 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, अ मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्थ सेफ्टी एट वर्क, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1974। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो हमारे सामने आते हैं, हमने अभी पढ़ा लास्ट वीक के अंदर फाइनेंस कि फाइनेंस के लिए क्या क्या करना है, फंड्स क्या हैं, ग्रांट्स क्या हैं। अब हम एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ के स्टैटिस्टिक ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है। मैनेजमेंट, अगर हम लोगों की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्टाफ ट्रेनिंग आ गई। इसमें स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस आ जाती हैं जो कि सजेस्ट करती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कि किस तरह आप सॉफ्टवेयर वर्क को एप्रिशिएट वे के अंदर ले जा सकते हो। हम थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। फिर जी आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि अ मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपके सामने एक बात तो क्लियर हो गई कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप जितने लोग रखते हो, जितने एम्प्लॉयज़ रखते हो, फिर उनसे कैसे वर्क करवाना है। इसी तरह जब आप कमिटमेंट की बात करते हो ना ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो पूरी कमिटमेंट दें। सो इसमें वो चाहती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओन करें, वो मैनेज कर सके खुद को, यानी इतना वो खुद को कंट्रोलेबल ला सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे के सारे मैनेजर्स की। इसमें हो क्या रहा होता है कि यूटिलाइजेशन हो रही होती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही होती है ह्यूमन रिसोर्स की, और ये एंटरप्राइज की बात हम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिव इन स्टाइल। अब जब हमने बात की कि मैनेजर का काम है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करे, तो इसमें आपके सामने कुछ स्ट्रेटजीज आती हैं। सबसे पहले आपके पास आ गई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिव इन स्टाइल। अब ये जो प्रॉब्लम है ये एसोसिएट की जाती है पर्सनल हम किसी न किसी इंसान को देख लेते हैं, उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखा जा रहा होता है कि वो किस तरह अप्रोचेस यूज़ करता है। अब हम मैनेजर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैनेजर इस डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए अप्रोचेस डिफरेंट यूज़ कर रहा होता है, जिसके अंदर वो एस्टेब्लिश कर रहा होता है नंबर ऑफ स्टाफ को, वो यूटिलाइज कर रहा होता है, देन वो डेवलप कर रहा होता है, एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा होता है, यानी एम्प्लॉयज़ को पढ़ा रहा होता है, बता रहा होता है कि आपने इस पे किस तरह वर्क करना है। फॉर एग्जांपल हम मशीनरी की बात करें या सॉफ्टवेयर की चलिए बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में हो क्या रहा होता है कि मुख्तलिफ वेब पेजेस आ रहे होते हैं। अब सॉफ्टवेयर को किस तरह हैंडल करना है, कंप्यूटर पे हम बात करते हैं तो वेब पेजेस आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह उसे रन करवाना है, ये सारा काम एम्प्लॉयज़ को मैनेजर पहले बता देते हैं। इसमें हम कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिव तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम उनकी नीड को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। इस नीड के फुलफिलिंग के साथ-साथ आप बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट कर रहे होते हो, और ये आपका जी लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, या यूँ कह लें कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है आपके पास कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करो, यानी एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को शिफ्ट करो फ्रॉम मेयर कंप्लायंसेस। लाइक उसमें हम बात करते हैं रूल्स की कि आप एम्प्लॉयज़ को इस तरफ लेके आते हो कि वो कमिटमेंट शो करें अपने वर्क के साथ मुख्तलिफ रूल्स को लेके, देन वो खुद को मोटिवेट कर सके। सो ये कम्प्लेक्स चैलेंज हो जाता है। इससे अंदर अगर हम देखें ना तो ये जो कमिटमेंट होती है ना स्टाफ डेवलपमेंट के अंदर, तो इसमें हम देखें तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा इसे माना जाता है। इसमें हम स्पेसिफिक स्किल्स की तरफ चलते हैं कि स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, फिल्म स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, ये ट्रांसफरेबल होती हैं मुख्तलिफ फिल्म्स के अंदर। और स्किल्स जो है वो इंक्लूड करती हैं अटेंडेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को,
रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डिसिप्लिन को, आइडेंटिफिकेशन कर रही होती है कंपनी को, और देन वर्क रेट देखा जा रहा होता है। थर्ड आपके पास स्ट्रेटजी है सेल्फ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर काम करने के लिए उसके पास वाइटल एलिमेंट होता है, वो टीम वर्किंग होता है। टीम वर्किंग क्या है, वाइटल एलिमेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है, सो इसे याद रखिएगा। टीम वर्किंग इज अ वाइटल एलिमेंट। इसमें डायरेक्ट और रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा होता है मैनेजर का और वर्कर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ट्रस्ट को डेवलप करने में, मोटिवेशन को मेंटेन करने में। सेल्फ मैनेजमेंट की हम बात करें, अब रिकाउंसिल हो रहा होता है, मोटिवेशन हो रही होती है इंडिविजुअल की, टीम बिल्डिंग क्रिएट हो रही होती है, बिकॉज कि जो गोल उसने अचीव करना है वो टीम रिलेटेड है, एक अकेले बंदे का काम नहीं है। सो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टीम को होना ज़रूरी है और मैनेजर इंश्योर कराता है। लाइक हम इसमें देखें तो मुझसे स्ट्रेटजीज को लेकर जिसकी बिहाफ पे एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है वो सेंटर होती है एचआरएम स्ट्रेटजीज के अंदर। एचआरएम स्ट्रेटजीज के अंदर क्या याद रखिएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो सेंट्रल के तौर पे वर्क करता है। फोर्थ है जी यूनिटरी पर्सपेक्टिव। अब जो इंटायर एंटरप्राइज की हम बात करते हैं तो वो एनालॉगस होती है टीम के अकॉर्डिंग, वो फोकस करती है लॉयल्टी पर, वो फोकस कर होता है अथॉरिटी पर, यानी वन फोकस ऑफ लॉयल्टी एंड वन फोकस ऑफ अथॉरिटी। अब ये क्रूशियल पार्ट होता है जब आप इफेक्टिव वर्कर्स कंटेंट को देख रहे होते हो, उन्हें साथ लेके चल रहे होते हो सिस्टम के। सो ये आप इस तरह लेके चलते हो कि वो प्रमोट हो जाते हैं। लाइक हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात करें तो उनके अच्छे काम पे उन्हें प्रमोशन दी जाती है और वक्त आता है कि वो मैनेजर बन जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं ना, उन्हें लाइक आजकल हम देखें ना, वो टॉप टायर ऑफ अ लाइफ में आते हैं, यानी आर्किटेक्ट के तौर पे सामने आते हैं। आर्किटेक्ट जो है वो कंपनी डायरेक्टर के तौर पे लेके चलता है, लाइक वो सीनियोरिटी के बिहाफ पे चल रहा है, इज नॉट ओनली अ कंप्लीट डायरेक्टर डिस्पाइट देयर seniority. फिफ्थ है जी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये भी आपके पास डिफिकल्ट टास्क है। मिनिमम अगर हम बात करें या मैक्सिमम बात करें, आपके पास जितनी स्ट्रेटजीज आई हैं उनमें सारे टास्क काफ़ी चैलेंजिंग थे, डिफिकल्ट टास्क थे। इसमें हो क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करें ना, तो बहुत सारी कंप्यूटर सर्विलेंस होते हैं वर्क रेट के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है जिनकी वजह से डिसीजन मेकर जो होता है वो क्रिटिकली देख रहा होता है वर्क को। मैनेजमेंट जो होती है वो उसमें इम्प्रेशन देती है कि जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से जा रहा है, उसमें उसे अब मैनेजमेंट जो है उसे नहीं पता कि ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, बट वर्क हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गए। अब हुआ क्या कि इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तो मैनेजमेंट को पता चला तो ये तो बहुत खराब हो चुका है। अब शुरुआत में जब उनसे पूछा जा रहा था तो मैनेजमेंट कह रही थी कि ओके जी फाइन है, रन हो रहा है, उसे नहीं पता था ग्रॉस लेवल पे चल क्या रहा है। सो जब एंड पे आए तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी जरूरत थी कि किसी न किसी चीज को हैंडल किया जाए, तो बट हो क्या सकता है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सो इसलिए कहा गया कि आपको यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेके जाना पड़ता है। आपको प्रोजेक्ट करवा रहे हो तो उस पर वर्क करो, उस पर ध्यान दो। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें ना, अब आजकल के तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आईटी लेवल की तरफ जा रही है, लाइक वो कंप्यूटर कोर्सेज करवा रही हैं, मतलब एप्लीकेशंस जो हैं वो स्ट्रांगली वो उन्हें राइज कर रही हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं कंटिन्यू कर रही हैं, वो बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी बना रही हैं जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चल रही हैं। कंप्यूटर कंपनीज जो हैं, अगर हम आईटी ग्रेजुएट की बात करें ना, तो वो पीपल हैंडलिंग नहीं, स्किल्स नहीं है उनके पास, लाइक वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ब्रॉडर नॉलेज नहीं बता सकते कि बिजनेस किस तरह वर्क होना है। इसके बाद जी हमारे पास था, हमने अभी ट्रेनिंग की बात की, देन इसी कंटिन्यू कर रहे हैं। डॉक्टर नील पेरेज सीनियर फेलो हैं जी बुल एट बुल, उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना,
تو ہم لوگوں کو گڈ جرنلسٹ ڈگریز کے اکارڈنگ پلیس کر رہے ہوتے ہیں. لائک ہم انہیں جس کے پاس جتنی اچھی ڈگری ہے ہم اسے اس لیول کے اکارڈنگ دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس طرح ہم انجینئرس کے طور پہ ورک کروا رہے ہوتے ہیں. لائک ہم انہیں ان کے ڈگری کے اکارڈنگ بتا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے پاس اسٹریٹجیز کیا ہیں. کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کمپیوٹر کی یا سافٹ ویئر پروگرامنگ کی ڈیٹیل کو. لیکن یاد رکھیے گا کمپیوٹر سائنٹسٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ تو ہے فائنل ڈیٹیل ہے سافٹ ویئر پروگرامنگ کی لیکن یہ پروگرام نہیں کر سکتے. انہیں بتانا پڑے گا وی ہیو ٹو اسٹارٹ اگین اور انہیں بتانا پڑے گا مطلب میتھڈس ٹرکس جو کہ جن کے ساتھ وہ ورک کر سکتے ہیں. سو یہاں بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے سمپل ڈگریاں ہی نہیں مانی رکھتی. کبھی کبھی ہڈن آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ بھی مانی رکھتا ہے. اب دیکھو لوگوں کو کتنا پتہ ہے وہ کتنا اچھے سے پروگرامنگ کے بارے میں جانتے ہیں یا پورا وہ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں نو ہاؤ کتنی ہے. ہیلتھ سیفٹی اینڈ ورک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہی ہیڈ لائنز آ جاتی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں نا ہیڈ لائن کے طور پہ تو جتنے میجر ڈیزاسٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ ہیلتھ اور سیفٹی کے اکارڈنگ ہوتے ہیں اور یہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں. بہت ساری ہائی رسک ایریاز کے اندر جو سیفٹی سسٹم ہے نا وہ کمپیوٹر کنٹرول ہوتا ہے. اراؤنڈ 200 امپلائیز ایچ ایئر یاد رکھیے گا اراؤنڈ 200 امپلائیز ایچ ایئر اسٹل ڈائی ایز اے ریزلٹ آف ایکسیڈنٹ ایٹ ورک. کہا یہ گیا کہ 200 لوگ جو ہے نا یا امپلائیز جو ہیں ہر سال ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ورک کے اوپر. اب جی ہم ایکٹ کی بات کرتے ہیں 1974 پہ جی ایکٹ آیا اس میں کیا کیا بتائے گئے تھے فیچرز تھے. پریمسز یعنی فیکٹری آفس اس میں کہا گیا تھا کہ امپلائمنٹ جو ہے وہ نیسیسری ہے ہر کرائٹیرین کے اکارڈنگ. اسپیسیفک ریکوائرمنٹ تھی جنرل ریکوائرمنٹ کی بات کی گئی تھی. نو ریکوائرمنٹ آن مینوفیکچرر اور سپلائر اس میں کمپریہنسو نیو ڈیوٹیز کو کریٹ کیا گیا تھا جس کے تھرو آپ مینوفیکچر کر سکتے ہو. سپلائرز آف آرٹیکلس کی بات کی گئی تھی. سبسٹانس فار یوز ایٹ ورک بات کی گئی تھی. فورتھ اس کا کلوز ہے کہ ریگولیشن فار اسپیسیفک انڈسٹریز اینڈ پروسیس اس میں بات کی گئی تھی کہ ریگریس ہے پر ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہو ریپڈلی چینجنگ ٹیکنالوجی سے. اسپیسیفک یہاں پہ ریگولیشن کر دی گئی تھی لائک اس میں ہم بات کریں تو وہ کاؤچ تھا کہ جنرل ٹرم کے ہم اکارڈنگ بات کریں تو سپلیمنٹس جو ہیں انہیں اپروول کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ آسانی اب جب اپروول کوڈ انہیں الاؤ کر دیتے ہو لائک اپروول کوڈ آف پریکٹس دے دیتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ ایزیلی اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں. ابھی کہا گیا تھا نا کہ مشکل ہے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ریپڈلی چینجنگ ٹیکنالوجی کے اکارڈنگ. سو اس کا سولوشن بھی ساتھ پرووائڈ کر دیا گیا تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ. کہانی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.